हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 21। अब तक हम लोगों ने 20 सेट्स कंप्लीट किए हैं। इस सीरीज के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाया हुआ है 5000 MCQ नाम से। तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो जो 5000 MCQ नाम से आपको मिलेगा। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF जो है इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सेट नंबर 21 का। जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जब सिलिंकी संकुचित होता है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है, जब उसे छोड़ा जाता है तो उसमें गति आती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा। इन सारे ही केसेस के अंदर वस्तु के पास जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इस स्लाइड को मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ 2-3 बार, तो एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करें और इसको एक बार कम से कम आप जरूर पढ़ लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महिलाओं में जो अंडाणु का उत्पादन होता है यानी एग का जो प्रोडक्शन होता है, एग जो महिलाओं में युग्मक है उनका जो प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, ये जो प्रोडक्शन है ये अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। ये महिलाओं के अंदर जो है प्राथमिक जनन अंग है। पुरुषों में ये होता है वृषण होता है, टेस्टिस होता है। महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग ये अंडाशय है। इसी में क्या है कि अंड जनन होता है। अंड जनन यानी कि अंडाणु का उत्पादन। आपने 2 टर्म्स सुने होंगे, एक तो है oogenesis, oogenesis यानी कि अंड जनन, और एक आपने सुना होगा ओव्यूलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग। अब देखो, oogenesis का मतलब होता है एग का बनना, डिंब का बनना या फिर अंड का बनना या फिर अंडा का बनना, बात एक ही है। एग का बनना oogenesis है, लेकिन एग का इस ओवरी से निकल करके इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाना, इसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये जो अंड जनन है ना, अंड जनन oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी एक बच्ची जो अब तक जन्म नहीं ली है उसमें ये अंड जनन स्टार्ट हो चुका है। जब वो गर्भ में होती है, एम्ब्रियो होती है, तभी ये oogenesis जो है उसके बॉडी में स्टार्ट हो गया होता है। यानी उसके अंडाशय में ये अंडा जो है बनना शुरू हो चुका होता है। और फिर ये जो ओवरी से अंडा है ये फैलोपियन ट्यूब में कब आएगा? जब वो 12-13 वर्ष की हो जाएगी, यानी जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगी। तो ये जो है ना, ये स्टार्ट्स ड्यूरिंग, लिख सकते हो यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो है यहां पर लिख सकते हो स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन का 3/4 हिस्सा नहीं होगा, अपने जीन का आधा हिस्सा। देखिए, फादर है, मदर है, फादर के तरफ से यहां पर स्पर्म आएगा, मदर के तरफ से यहां पर एग। और आप जानते हो बॉडी में तो है 40 गुणसूत्र, लेकिन स्पर्म में 23 है। इसी में DNA होता है और इसी में जीन होता है। यहां पर देखो गुणसूत्र जो है ये संख्या में आधी हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि जो DNA है वो भी आधा हो गया, जो टोटल जीन है वो भी आधा हो गया। यहां भी DNA जो है हाफ हो चुका है, जो जीन है ये भी हाफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र की संख्या आधी हो चुकी है। फिर क्या है कि ये दोनों फ्यूज करते हैं तो बनता है यहां पर जाइगोट। तो देखो, आधा जीन जो है पिता की तरफ से और आधा जीन जो है माता की तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम्स है इसमें से 23 है पिता का और 23 है माता का। तो जीन भी क्या है? आधा माता की तरफ से, आधा पिता की तरफ से। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रवर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? प्रतिध्वनि बोले तो इको। इको हमें क्यों सुनाई पड़ता है? ध्वनि के प्रवर्तन के कारण।
ध्वनि के परावर्तन के कारण, जैसे मान लो ये लड़का है, इसने कोई वर्ड बोला, मान लो हेलो बोला। जब इसने हेलो बोला तो हेलो बोलने के साथ ही इसके मुंह से जो आवाज़ निकली इसे ये सुनेगा, ओरिजिनल साउंड, और वही साउंड जो है ऐसे जाएगी, ऐसे टकरा करके वापस से आएगी और फिर से इसके कानों में वो आवाज़ सुनाई देगी। तो एक तो ओरिजिनल साउंड, दूसरा रिफ्लेक्टेड साउंड ये सुनेगा, उसी को हम लोग इको बोलेंगे। अब ये जो ओरिजिनल साउंड सुना, फिर ये टकरा करके जो आवाज़ आएगी वो साउंड ये सुनेगा, उसके बीच में जब तक ये अंतर को फील नहीं कर पाएगा इसको इको महसूस नहीं होगा। और ये फील करे, इको को महसूस करे, इको इसको सुनाई दे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो साउंड इसने सुन लिया और जो साउंड परावर्तित होकर के ये सुनेगा उसके बीच टाइम डिफरेंस जो है कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। मान लो 0.01 सेकेंड में ही ये साउंड जो है टकरा करके वापस से इसके कानों में आ जाती है तो इसको इको फील नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, उसका प्रभाव बना रहता है, उसका सेंसेशन जो है बना हुआ रहता है 0.1 सेकेंड तक। तो 0.1 सेकेंड के बाद अगर आवाज़ टकरा करके वापस से कानों में आती है तो इको महसूस होगा। अदरवाइज क्या होगा, इससे कम टाइम में ही वापस आ जाए तो इको फील नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि कौन ओरिजिनल साउंड है और कौन रिफ्लेक्टेड साउंड है। इसीलिए यह जरूरी है कि जो साउंड टकरा करके आएगी वो 0.1 सेकेंड के बाद आए कम से कम। मीन्स इतना साउंड इतना टाइम ले ले या फिर इसके बाद आए, मिनिमम ये टाइम है कि इतना टाइम डिफरेंस तो होना ही चाहिए जो ओरिजिनल साउंड सुनी गई है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनी जाएगी उनके बीच। तो 0.1 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए सोर्स जहाँ से साउंड निकल रही है, यहाँ पर सोर्स ये लड़का है और जो परावर्तक सतह है उसके बीच की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको ये टाइम ध्यान में रखना है। दूरी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, स्पीड, साउंड की स्पीड गुने में 0.1 सेकेंड और डिवाइडेड बाई 2। अब एग्जाम में ध्वनि की स्पीड आपको दी गई होती है, मान लो 340 दिया जाएगा तो इस फॉर्मूले में डालोगे तो 17 मीटर आएगा, ये दूरी निकल करके। मान लो मैंने यहाँ पर कहा कि ध्वनि की जो गति है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, तो ये दूरी जो है ये 17 मीटर है। अगर मान लो मैंने कहा कि ध्वनि की जो गति है वो 344 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो दूरी है ये 17.2 मीटर हो जाएगी। तो ये दूरी बदल सकती है स्पीड ऑफ साउंड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 0.1 सेकेंड तो फिक्स है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी है? मृतोपजीवी जो परपोषी जीव होते हैं उनका एक प्रकार है मृतोपजीवी। तो जो कवक होते हैं हमारे वो सारे के सारे परपोषी होते हैं, सारे कवक परपोषी होते हैं और परपोषी में भी जो अधिकतर होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। तो मशरूम जो है कवक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये जो आदमी है ये भी परपोषी है, पिजन जो है ये भी परपोषी है, लेकिन परपोषी में भी कौन सा है? प्राणी संभोजी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि अमीबा में होता है। शैवाल जो है सपोषी है। तो कवक के पास क्लोरोफिल पर्णहरित तो होता नहीं है, तो ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, अतः सभी कवक जो है परपोषी होते हैं। अब जो परपोषी है वो मृतोपजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश होते हैं मृतोपजीवी। कवक के लिए ही आप ध्यान रखेंगे। कवक को हम लोग डिकम्पोजर भी बोलते हैं, अपघटक भी बोलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट है। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक बहुकोशिकीय होते हैं, तंतुमयी होते हैं। कवक जो है बहुकोशिकीय है, लेकिन अपवाद है ईस्ट, खमीर, जो कि एक कोशिकीय कवक है। इसका उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गति के कारण जो ऊर्जा उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि स्लाइड पढ़ लो स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा ये परिभाषा। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दें तो कौन से रंग की लॉ उत्पन्न होती है जलाने पर हाइड्रोकार्बन को? सवाल ऐसे पूरा होना चाहिए, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तो हमारा आंसर नीली लॉ उत्पन्न होती है। कंबशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैंने 3 वीडियोज करवाए हुए हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। सारे क्लास 10th के अंदर जितने भी रिएक्शंस दिए गए हैं उन सारे को मैंने कवर कराया हुआ है 3 वीडियोज के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये स्लाइड दिखलाया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है।
यानी एल्कीन और एल्काइन, ये हमारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो एल्केन है उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब होता ये है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सामान्यतः ये स्वच्छ ज्वाला के साथ या फिर बोलो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है इसमें। जब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, अगर इसे हम ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में देते हैं तो। लेकिन अगर हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ना दें, ऑक्सीजन की कमी कर दें, ऐसे केस में क्या होगा कि संतृप्त हाइड्रोजन, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी ये जो एल्केन है, ये भी कजली ज्वाला के साथ यानी काले धुएं के साथ जलते हैं। तो अगर आपने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दिया तो ये आराम से बिना कोई पोल्यूशन क्रिएट किए नीली ज्वाला के साथ जलेगा, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा। जो आपने ये देखा होगा ज्वाला गैसों को जो आप जलाते हो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे घरों में एलपीजी है, ब्यूटेन उसका जो है मुख्य घटक है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, तो जो हमारे एल्केन होते हैं ना उसी का मिक्सचर होता है। तो वो देखना नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। अब आ जाओ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में भी देते हैं तो ये पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, पीली और कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। पीली लौ जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है, क्यों? क्योंकि डबल बाउंड है, ट्रिपल बाउंड है, तो ये जल्दी टूटते नहीं हैं, इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक केस है जब हम यहाँ भी नीली ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, यानी पूरे तरीके से हम उसका दहन करवा सकते हैं। वो तब जब हम प्योर ऑक्सीजन दें। अगर इनको शुद्ध ऑक्सीजन में जलाया जाए तो ये भी स्वच्छ ज्वाला या नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और काला धुआं जो है उत्पन्न नहीं होता। ऐसे तो काला धुआं जो है उत्पन्न होता है, पीली लौ उत्पन्न होती है, लेकिन अगर हम शुद्ध ऑक्सीजन दें तो ये भी क्या है कि वैसे ही जलेंगे जैसे यहाँ पर ये जल रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑक्सी एसिटाइलिन मिक्सचर आपने सुना होगा। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिसमें कि प्योर ऑक्सीजन है, और इसमें है एसिटाइलिन हम लोग किसको बोलते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन दोनों का मिक्सचर देखो यहाँ पर जलाया जाता है। ऑक्सीजन तो जस्ट जलने में सहायक है, ज्वलनशील तो ये एसिटाइलिन है। तो यहाँ पर ये बड़े ही आराम से ऐसे ही जलते हैं जैसे यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में और शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो फ्लेम होता है यहाँ पर लौ जो है इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस आप याद रखेंगे। यहाँ पर 3500 डिग्री सेल्सियस। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसको बोलते हैं? नाभिक को। रॉबर्ट ब्राउन, पिछले सेट में आया था ना रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउनियन मूवमेंट की खोज की या फिर ब्राउनियन मोशन की खोज की, ब्राउनियन गति की खोज की और कोशिका में नाभिक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, नाभिक को कोशिका का दिमाग या फिर मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का मास्टर या फिर कोशिका का दिमाग। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोशिका का मस्तिष्क होना चाहिए था, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, कोशिका का मस्तिष्क यहाँ पर होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यहाँ पर 18 वोल्ट है जो कि बराबर है, यहाँ पर क्या होगा और गुने में 3 ओम, तो V = I × R। बहुत ही सिंपल है, ये 18 है, I हमें चाहिए, R है 3, तो I बराबर हो जाएगा 18/3 यानी कि 6 एम्पियर। 20 किलोग्राम भार, यहाँ भार काट करके द्रव्यमान लिखना। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? फिजिक्स के अंदर कार्य करने का जो काम है वो बल करता है, और यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु को ऊपर की ओर लेकर के जाया जा रहा है 2 मीटर की ऊंचाई तक, इसको आप S बोल दो या फिर H बोल दो, 2 मीटर, और बल लग रहा है नीचे की तरफ, ये Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बराबर होता है mg के बराबर। m इसका द्रव्यमान है और जो mg है यही वेट होता है। आपने एक कार्य बराबर पढ़ा हुआ है Fs cos थीटा। यहाँ पर देखो विस्थापन ऊपर की ओर है और बल जो है नीचे की ओर है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो Fs और cos 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? -F × s। जब भी बल और विस्थापन विपरीत हो
तो कार्य हमारा ऋणात्मक होता है। अब जो F है हमारे पास ये mg के बराबर है, mg के बराबर है, और जो S है इसके स्थान पर S लिख दो या फिर H लिख दो, तो यहाँ पर हम लोग H लिख देते हैं, और माइनस mgh। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठा करके ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, माइनस mgh होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस m का मान 20 है, g का मान हम यहाँ पर 10 लेंगे, हालांकि 9.8 लेना चाहिए लेकिन आंसर नहीं आएगा उसमें से, तो यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं और यहाँ पर 2, माइनस 400 जूल। अब यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है विकल्प में, तो कोई बात नहीं, हम लोग माइनस हटा करके इसको आंसर टिक मारेंगे। माइनस 400 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। और जो बल इसको उठा करके ऊपर की ओर लेकर गया है वो बल हमारा आएगा 400 जूल, क्योंकि इस केस में क्या होगा, बल भी ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, तो वर्क हमारा हो जाएगा F इंटू में S। और उठाने के लिए बल कितना लगेगा, mg के बराबर ही लगेगा, कम से कम जितना पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है उतना बल तो ऊपर लगाना ही होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, 400 जूल हमारा आंसर आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य माइनस 400 जूल, जो बल उसको उठाकर ऊपर की ओर ले गया उसके द्वारा किया गया कार्य 400 जूल। ऐसा कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करें, अभिक्रिया करें, मतलब उसको अम्ल के साथ सामना करवा दो तो वो क्षार बन जाता है, क्षार के साथ सामना करवा दो तो अम्ल बन जाता है, तो वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं आपके उदासीन ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दो ही एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड में आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, यानी वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अच्छे से याद रखना, 1.0003। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अब अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाए, सॉरी 7 नहीं 3 हो जाएगा, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो 17 लिखो या फिर 17U लिखो। ये है एक अणु का द्रव्यमान, एक अमोनिया के अणु का द्रव्यमान। अगर इसी U को हटाकर आप यहाँ पर ग्राम लगा दो तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास है ना, मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण विकसित होता है कहाँ, गर्भाशय में। ये जो गर्भाशय है इसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, आंसर हमारा गर्भाशय हो जाएगा। निषेचन कहाँ होता है, महिला के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है इसे हम लोग अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं या फिर डिंब वाहिनी नलिका बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी में जो है सिनगैमी होता है, सिनगैमी यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और ये जो सर्विक्स है इसी को गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अवतल दर्पण है, आपतन कोण जो है 30 डिग्री है, परावर्तन कोण बताना है। जो हमारे पास एंगल I है वो 30 डिग्री है, तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल I बराबर एंगल R, तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? परमाणुकता एक अणु के निर्माण में जितने परमाणु भाग लेते हैं उसी को हम लोग परमाणुकता बोलते हैं। तो देखो सल्फर के एक अणु में 8 सल्फर के परमाणु होते हैं और फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं। तो जो फास्फोरस है वो चतुर्परमाणविक है और सल्फर के बारे में अगर पूछा जाए तो बहुपरमाणविक वहाँ पर विकल्प में होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर तरल है वो है मरकरी, पारा। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर तरल है वो है ब्रोमीन। और कमरे से थोड़े अधिक तापमान पर जो तरल अवस्था में आ जाते हैं वो है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, इसे अगर आप अपने हथेली पर डालो, है ना, आप मुट्ठी में मान लो इसको बंद कर देते हो तो ये पिघल जाएंगे दोनों के दोनों धातु।
हमारे बॉडी टेम्परेचर से ये दोनों पिघल जाएंगे। तो कमरे के तापमान से थोड़ा सा हम तापमान अगर बढ़ा दें तो ये दोनों भी तरल अवस्था में आ जाते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर पारा हो जाएगा। ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश जो है अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है क्योंकि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश जो है निर्वात में भी चलती है। जो प्रकाश तरंग है वो निर्वात में भी चलती है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो मानव कोशिकाओं में जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें से एक जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। पुरुष के अंदर वो एक जोड़ा के अंदर XY है और महिलाओं के अंदर वो उस एक जोड़े में XX है। ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम पुरुष में, ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम महिलाओं में। एक हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 22 पेयर होते हैं ये हमारे एसेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, वहीं से हमें पता चल जाएगा किसके पास 3 कोश है और किसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 2 8 5 हो जाएगा। इसका लिखो 2 8 8 हो जाएगा, 2 8 6 हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा। 3 कोश बोल रखा है, सारे में 3 कोश हैं, सारे में 3 कोश हैं। लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, हमें वो चाहिए। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देख लो यहाँ पर है आर्गन के पास, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI यूनिट क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर मत बोलना। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर हमारा SI मात्रक है विद्युत धारा के लिए। परमाणु संख्या डैश वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। क्षारीय ऑक्साइड, जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो हमारे धातु के ऑक्साइड होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो आप चेक कर लो इसमें से कौन है जो कि धातु है। 17 जो है ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कैल्शियम धातु है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाएगा जब विलयन होगा एसिडिक अम्लीय, और अम्लीय विलयन का pH जो है 7 से कम होता है, तो 6 आंसर हो जाएगा। और अगर लाल से नीला हो जाए तो होगा बेसिक सोल्यूशन, क्षारीय सोल्यूशन, क्षारीय विलयन, तब pH जो है 7 से ज़्यादा हो जाएगा। वृषण डैश में उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। तो पुरुषों के अंदर आप जानते हो जो टेस्टिस है वो होता है स्क्रोटम में। जो 2 टेस्टिस होते हैं, 2 वृषण होते हैं जो कि पुरुषों के अंदर प्राथमिक जनन अंग है, ये दोनों होते हैं एक स्क्रोटम के अंदर, वृषण कोश के अंदर, जो कि हमारे उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण जो है अंडकोश की थैली में, इसी स्क्रोटम को हम लोग अंडकोश बोलते हैं, इसमें ये दोनों वृषण होते हैं और ये हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। कारण क्या है? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। 4 तत्वों की परमाणु संख्या इस प्रकार से है, निम्न में से किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे? तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिए, एक समूह के अंदर आने वाले जितने भी आपके तत्व होते हैं, एक समूह के अंदर आने वाले आपके जितने भी तत्व होते हैं, उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। तो देख लो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हैलोजन हैं, एक ही समूह में आते हैं, तो इन दोनों का जो रासायनिक गुण होगा वो समान होगा, लगभग समान होते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और एक समूह के अंदर आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उन सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये समान होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 21 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 22 में। थैंक यू सो मच।